गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि जब लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन किस प्रकार परिवर्तन होता है आज के हम इस क्लास में यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए यदि लंबाई में परिवर्तन होता है, बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए यदि लंबाई में परिवर्तन होता है, बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए, बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए यदि लंबाई में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाए तो बहादुर सूत्र होता है R बराबर रो इंटू एल बटा ए। R बराबर रो इंटू एल बटा ए। रो बहादुर प्रतिरोधकता है जो हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, उसका रो फिक्स होता है। हर एक मटेरियल का रो फिक्स होता है, प्रतिरोधकता फिक्स होता है। चाहे जैसे मान लीजिए तांबा, तो तांबा का मान लीजिए प्रतिरोधकता X है, तो वो जो तांबा का सीट हो, तार हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, तांबा है ना, उसका प्रतिरोधकता वही रहेगा। प्रतिरोधकता बदलने वाला नहीं है। प्रतिरोधकता तब ही बदलेगा जब आप मटेरियल बदलते हो। जब आप मटेरियल बदलते हैं, तांबा की जगह पर एल्युमिनियम ला देते हैं, एल्युमिनियम की जगह पर सोना ला देते हैं, चांदी ला देते हैं, लोहा ला देते हैं, तब जाकर के प्रतिरोधकता बदलेगा। मटेरियल नहीं बदलिएगा तो प्रतिरोधकता भी नहीं बदलेगा। अब हम बात करते हैं, आपने देखा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं है तो रो भी कांस्टेंट और क्षेत्रफल भी कांस्टेंट, तो आपका हो गया R समानुपाती L, R समानुपाती L, यानी R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2। ये सूत्र तब ही लागू होगा जब आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। यदि आप लंबाई में परिवर्तन करते हैं लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। सवाल है कि सर कब ऐसा होगा? जैसे हम बात करते हैं, कोई तांबा का तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और प्रतिरोध है 4 ओम। यदि कोई तांबा का तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और प्रतिरोध है 4 ओम, तो कोई प्रश्न पूछेगा कि यदि तांबा के तार की लंबाई आधी कर दी जाए, काट के आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? तो 2-2 ओम हो जाएगा। जब लंबाई आधा तो प्रतिरोध भी आधा। यदि लंबाई 10 मीटर है तो प्रतिरोध 4 ओम है, तो यदि लंबाई आधा कर दिया जाए, यानी 5-5 मीटर कर दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध भी आधा आधा हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम हो जाएगा। यदि मान लीजिए लंबाई हम कह दे कि 30 मीटर है, 10 मीटर का प्रतिरोध 4 ओम है, तो 30 मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो 12 ओम होगा इस रूल के अनुसार। यानी कुल मिलाकर यह सूत्र तब ही लागू होगा जब क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि सर यदि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो, यदि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहादुर, चूंकि सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर रो इंटू एल बटा ए, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। यदि हम खींच करके लंबाई में परिवर्तन करें, यदि तार को खींच करके लंबाई में परिवर्तन किया जाए, खींच करके लंबाई में परिवर्तन किया जाए, तो बहादुर R1 बराबर रो इंटू L1 बटा A1। जब खींच करके लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो तार का क्षेत्रफल भी बदलेगा। जब खींचेंगे हम तो तार पतला होगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, तार पतला होगा। लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, तार पतला होगा। तो बहादुर
R1 बराबर रो इंटू L1 बटा A1, R1 बराबर रो इंटू L1 बटा A1, L1 बटा A1, लंबाई L1 हो गया, क्षेत्रफल A1 हो गया, रो नहीं बदलेगा, खींचने से मटेरियल चेंज नहीं होता है, इसलिए रो नहीं बदलेगा। पुनः R2 बराबर रो इंटू L2 बटा A2, R2 बराबर रो इंटू L2 बटा A2, समीकरण 1/2 से 1 में 2 से भाग देने पर R1 बटा R2 बराबर रो इंटू L1 बटा A1 बटा रो इंटू L2 बटा A2, रो से रो कटेगा, A2 चला जाएगा ऊपर, तो सूत्र हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 गुना A2 बटा A1, L1 बटा L2 गुना A2 बटा A1। अब शायद आप जानते होंगे आयतन में परिवर्तन नहीं होता, यदि आकृति में परिवर्तन करें तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी गोला को पिघला करके शंकु बनाइए तो जितना आयतन गोला का था उतना ही आयतन शंकु का भी रहेगा। गोला को पिघला करके बेलन बनाइए तो जितना आयतन गोला का था उतना ही आयतन बेलन का भी रहेगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तो स्वाभाविक सी बात है, खींचेंगे भी तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। यानी यदि पहले आयतन A1 L1 था और अभी आयतन A2 L2 हो गया तो परिवर्तन नहीं होगा। बात को समझिए, यह सूत्र कहां से आया? क्षेत्रफल गुना लंबाई बराबर आयतन, क्षेत्रफल गुना लंबाई बराबर आयतन। तो पहले यदि आयतन A1 L1 था और अब खींचने के बाद आयतन A2 L2 हो गया, फिर भी दोनों बराबर ही रहेगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। पहले यदि आयतन A1 L1 था और अब आयतन A2 L2 हो गया तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए दोनों बराबर ही रहा। तो बहादुर L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1, L1 बटा L2 बराबर A2 बटा A1। अब हम ऐसा करते हैं, समीकरण 3 में A2 बटा A1 के जगह पर L1 बटा L2 रखने जा रहे हैं। समीकरण 3 से R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 गुना L1 बटा L2, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। A2 बटा A1 के जगह पर हम L1 बटा L2 रख दिए तो L1 बटा L2 का होल स्क्वायर हो गया। सवाल है कि सर आखिर A2 बटा A1 के जगह पर L1 बटा L2 ही क्यों रखे? L1 बटा L2 के जगह पर भी तो A2 बटा A1 रख सकते हैं। तो जी हाँ बहादुर, रख सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं। R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 गुना A2 बटा A1, तो R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर, R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर, R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 का होल स्क्वायर। शायद आप समझ रहे होंगे, क्षेत्रफल के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां पर क्षेत्रफल ये वाला है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बहादुर ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है, तो R1 बटा R2 बराबर पाई R2 स्क्वायर बटा पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, R1 बटा R2 बराबर R2 बटा R1 के पावर 4 हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हुए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल में रिलेशन है, प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल में रिलेशन है। ये लंबाई और क्षेत्रफल में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और लंबाई में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और क्षेत्रफल में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और त्रिज्या में रिलेशन है।
ये प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल में रिलेशन है, ये लंबाई और क्षेत्रफल में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और लंबाई में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और क्षेत्रफल में रिलेशन है, ये प्रतिरोध और त्रिज्या में रिलेशन है। इस प्रकार ये टर्म हमारा कंप्लीट हुआ। यदि इसमें किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल कर सकते हैं, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को रिपीट करके भी इसको देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि केवल लंबाई चेंज करेंगे इस तरह से तो क्या होगा, केवल लंबाई चेंज करेंगे तो क्या होगा। हम लोग अभी जो है केवल लंबाई में परिवर्तन करके देखने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न मिले कि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, तीन गुनी कर दी जाए, चार गुनी कर दी जाए, एन गुनी कर दी जाए, किसी तार की लंबाई खींचकर एन गुनी कर दी जाए। ध्यान दीजिए तो जैसे मान लीजिए माना L1 बराबर L और L2 बराबर N इंटू L। मान लिया कि L1 बराबर L और L2 बराबर N गुना L, N गुनी कर दी जाए, N गुना तो N इंटू L। तो इस सूत्र में डालिए तो समीकरण 5 से R1 बटा R2 बराबर L1 का L, L2 का NL का होल स्क्वायर, L से L कटेगा, R1 बटा R2 बराबर 1 बटा N स्क्वायर, फाइनली R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1, R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1। यह सूत्र कब लागू होगा? यदि किसी तार की लंबाई खींचकर N गुनी कर दी जाए, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर N गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो N स्क्वायर इंटू R1। जैसे प्रश्न दे दिया कि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर गुना R1 यानी 4 गुना। 3 गुनी कर दी जाए तो 3 का स्क्वायर गुना R1 यानी 9 गुना। लंबाई खींचकर N गुनी कर दी जाए तब यह सूत्र लगेगा। यदि प्रश्न मान लीजिए ऐसा मिल जाए कि यदि किसी चालक तार को इस प्रकार खींचा जाए कि उसकी त्रिज्या 1 बटा N गुनी हो, यदि किसी चालक तार को इस प्रकार खींचा जाए, इस प्रकार खींचा जाए कि त्रिज्या 1 बटा N गुनी हो जाए, त्रिज्या 1 बटा N गुनी हो जाए। अगली बार त्रिज्या से दिया हुआ है, त्रिज्या से बहादुर। तो पहले यदि त्रिज्या R था तो अब त्रिज्या 1 बटा N गुना R होगा। 1 बटा N गुनी कर दी जाए, खींचेंगे तो पतला होगा ना, N गुना का मतलब ज्यादा होगा और 1 बटा N गुना का मतलब कम होगा, पतला होगा। जैसे हम कहें 2 गुना मतलब ज्यादा हो गया और 1 बटा 2 गुना मतलब कम हो गया। तो 1 बटा N गुनी कर दी जाए मतलब कम हो जाए। सूत्र देखिए, R1 बटा R2 बराबर, सूत्र होता है R2 बटा R1 के पावर 4। तो R1 बटा R2 बराबर R2 के जगह पर R बटा N, R1 के जगह पर R के पावर 4। एक बार से R कटेगा, R1 बटा R2 बराबर 1 बटा N के पावर 4, फाइनली R2 बराबर N के पावर 4 इंटू R1। R2 बराबर N के पावर 4 इंटू R1। यदि त्रिज्या 1 बटा N गुनी कर दी जाए तो आपका R2 बराबर N के पावर 4 गुना R1। अब यहां पर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम प्रश्न पूछ दें कि यदि किसी चालक तार को इस प्रकार खींचा जाए, यदि किसी चालक तार को इस प्रकार खींचा जाए कि उसकी त्रिज्या आधी हो जाए, यानी R2 जो है R/2 हो जाए, आधी हो जाए, आधी हो जाए। आधी का मतलब हुआ R2 बराबर 1 बटा 2 गुना R, आधी हो जाए। तो N का मान कितना रखेंगे? N का मान यहां कितना रखेंगे? तो बहुत से लोग रख देते हैं 1 बटा 2, बहुत से लोग रख देते हैं 1 बटा 2,
लेकिन याद रहे बहादुर, n का मान 1/2 नहीं होगा। n वही होता है जो 1 के बाटा में रहता है। 1 के जो बाटा में है वो n है। 1 के जो बाटा में है वही n है। 1 के जो बाटा में है वही n है। तो यहां पर 1 के बाटा में 2 है, मतलब n के जगह पर 2 रखेंगे। n के जगह पर 2 रखेंगे बहादुर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 5/7 गुनी कर दी जाए, सर लंबाई नहीं, त्रिज्या। यदि किसी चालक तार को इस प्रकार खींचा जाए कि त्रिज्या 5/7 गुनी हो जाए, इस प्रकार खींचा जाए कि त्रिज्या 5/7 गुनी हो जाए, तो n का मान कितना रखेंगे? तो n बहादुर वही होता है जो 1 के बाटा में होता है। तो 1 के बाटा में यानी 5/7 को हम लिख सकते हैं 1/7/5 अगुना में r। 1/7/5 गुना में r, 1/7/5 गुना में r, यानी 1 के जो बाटा में है वही n है। 1 के जो बाटा में है वही n है। तो 1/7/5 ये आपका आंसर होगा। यानी n के जगह पर हम 7/5 रखेंगे। ये जरूर याद रखिएगा, त्रिज्या वाले केस में 1 के जो बाटा में रहता है वही n होता है। त्रिज्या वाले केस में 1 के जो बाटा में रहता है वही n होता है। अब इसमें का तीसरा केस देखिए। अब इसमें का आप लोग तीसरा केस देखिए। एक प्रश्न है कि जैसे ये कोई चालक तार है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई चालक तार है, इस प्रकार ये कोई चालक तार है, इसको 4 बराबर टुकड़ों में काट करके समानांतर क्रम में एक साथ जोड़ दिए। इस तरह से 4 बराबर टुकड़ों में काट के इस तरह से जोड़ दिए, ऐसे इधर ऐसे ऐंठ दिए, इधर ऐसे ऐंठ दिए, 4 बराबर टुकड़ों में काट के जोड़ दिए। तो इसमें क्या क्या बदला? तो 4 बराबर टुकड़ों में काट दिए तो लंबाई तो 1/4 हो गया, लंबाई 1/4 हो गया, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना, ये सामने वाला 4 गुना हो गया। क्षेत्रफल जो है सामने वाला ये 4 गुना हो गया। जब 4 बराबर टुकड़ों में काट के हमने जोड़ दिया तो लंबाई 1/4 हो गया, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। बात को समझिए, लंबाई जैसे पहले l था तो अब हो जाएगा 1/4l, और क्षेत्रफल यदि पहले a था तो अब हो जाएगा 4 गुना a। लंबाई 1/4 हो गया और क्षेत्रफल n गुना हो गया, यानी 4 गुना हो गया। इसी प्रकार यदि 4 है तो 1/4 और n गुना होगा तो 1/n, और ये आपका n गुना a। लंबाई भी बदलेगा और क्षेत्रफल भी बदलेगा। लंबाई कम होगा और क्षेत्रफल ज्यादा होगा। लंबाई कम होगा और क्षेत्रफल ज्यादा होगा। सूत्र पढ़े हैं, R1/R2 बराबर L1/L2 गुना A2/A1। तो R1/R2 बराबर L1 का मान L, L2 का मान 1/n गुना L, A2 का मान n गुना A बटा में A। L से L कटेगा, A से A कटेगा, n चला जाएगा ऊपर, n गुना n स्क्वायर, यानी R1/R2 बराबर n स्क्वायर, R2 बराबर R1/n स्क्वायर, R2 बराबर R1/n स्क्वायर। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। प्रश्न पूछेगा कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना दे दिया? 16 ओम है, उसको 4 बराबर टुकड़ों में काट करके समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। 4 बराबर टुकड़ों में काट करके समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो n का मान 4 टुकड़ा दे दिया, तो सूत्र हो जाएगा 16/4 का स्क्वायर, 16/4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16/16 1 ओम हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ये जो टॉपिक हमने आपको बताया
न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पर पूछता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी में तो नहीं पूछेगा कभी। ये जो टॉपिक हमने बताया न्यूमेरिकल पूछेगा, थ्योरी में कभी नहीं पूछेगा। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं, यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं, थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। इससे थ्योरी पूछेगा, न्यूमेरिकल कभी नहीं, सॉरी न्यूमेरिकल पूछेगा, थ्योरी कभी नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल पूछेगा, थ्योरी कभी नहीं पूछेगा। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला टर्म है प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, तो तापमान बदलने से प्रतिरोध कैसे बदलेगा। तापमान बदलने से प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा। प्रतिरोध पर तापमान किस प्रकार प्रभाव डालता है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोध पर तापमान किस प्रकार प्रभाव डालता है, उसको हम इस सूत्र से व्यक्त करते हैं। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। प्रतिरोध पर तापमान किस प्रकार प्रभाव डालता है। प्रतिरोध पर तापमान किस प्रकार प्रभाव डालता है, तो हम इस सूत्र से दिखा सकते हैं, जहां R1 क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध, शुरू वाला प्रतिरोध। R2 क्या है, अंतिम प्रतिरोध। T1 क्या है, प्रारंभिक तापमान, शुरू वाला तापमान। T2 क्या है, अंतिम तापमान। अल्फा क्या है, प्रतिरोध तापक्रम गुणांक। प्रतिरोध तापक्रम गुणांक इसका होता है मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स। प्रतिरोध तापक्रम गुणांक कभी कभी मात्रक पूछा जाता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब हम इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा T। R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा T। R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा T। तापमान में अंतर को हमने T से लिख दिया। और बहादुर समझिएगा, प्रतिरोध हमेशा प्लस होता है। प्रतिरोध हमेशा प्लस होता है। तापमान में अंतर चूंकि बढ़ा के निकाले हैं तो यह भी प्लस होगा। तापमान को बढ़ाते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यह भी प्लस होगा। बच गया अल्फा। अल्फा बहादुर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, शून्य भी होता है। जब अल्फा प्लस होगा तो प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, यानी टोटल R1 में जुटेगा। टोटल R1 में कुछ जुटेगा। जब अल्फा प्लस होगा तो R1 में कुछ जुटेगा और तब जाके R2 मिलेगा, यानी R2 बढ़ जाएगा, अंतिम प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब अल्फा प्लस होगा तो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध में कुछ जुटेगा। प्रारंभिक प्रतिरोध में कुछ जुटेगा तब जाके R2 मिलेगा, यानी R2 यानी अंतिम प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अंतिम प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यदि अल्फा का मान माइनस रखा जाए, यदि अल्फा का मान माइनस रखा जाए तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी यहां पर R1 में कुछ घट जाएगा। R1 में से कुछ घटने के बाद R2 मिलेगा। R1 में से कुछ घटने के बाद R2 मिलेगा, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि अल्फा प्लस में हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा।
अल्फा का मान यदि प्लस में हो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन अल्फा का मान माइनस में हो तो प्रतिरोध घट जाएगा। यदि अल्फा का मान 0 रखा जाए, अल्फा का मान 0 रखा जाए तो R2 बराबर हो जाएगा R1, क्योंकि ये सब तो 0 हो गया। R2 बराबर R1। यदि अल्फा का मान 0 रखा जाए तो R2 बराबर हो जाएगा R1, यानी प्रतिरोध के मान पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब हम इसको सजा देते हैं। यदि अल्फा का मान धनात्मक हो तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जैसे कि धातु का अल्फा प्लस होता है। सभी धातु का अल्फा प्लस होता है, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी धातु में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान घटने से प्रतिरोध घट जाता है। धातु में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि धातु का अल्फा प्लस होता है। अर्धचालक के अल्फा माइनस होता है। जब अल्फा का मान ऋणात्मक हो तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा, जैसे कि अर्धचालक के अल्फा माइनस होता है। अर्धचालक के अल्फा माइनस होता है, जिससे तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। कार्बन, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सबके अल्फा ऋणात्मक होते हैं, जिससे तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। यदि अल्फा का मान 0 हो तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अल्फा 0 हो तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अल्फा का मान 0 हो, अल्फा का मान 0 हो तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिनके अल्फा का मान 0 होता है, और अल्फा का मान 0 होगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अल्फा का मान धनात्मक होगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। अल्फा का मान जब धनात्मक होगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब अल्फा का मान ऋणात्मक होगा तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। जब अल्फा का मान 0 होगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? इसमें प्रश्न इस तरह से नहीं पूछेगा, प्रश्न इधर से पूछेगा कि तांबा के लिए तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तांबा में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तांबा तो धातु है, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध के उल्टा होता है चालकता। तो तांबा में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगा। अब पूछ देगा कि जर्मेनियम में क्या होता है। जर्मेनियम में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जर्मेनियम अर्धचालक है, तो जर्मेनियम में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगा। तो जर्मेनियम में तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ जाती है। याद कीजिए, हम आपको एक ऑब्जेक्टिव बताए थे कि अर्धचालकों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ जाती है। तो जर्मेनियम अर्धचालक है, अर्धचालक है तो अल्फा ऋणात्मक है, अल्फा ऋणात्मक है तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगा। और ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके अल्फा का मान 0 होता है, जिससे तापमान बढ़ने से इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न पूछता है कि हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो बहादुर, नाइक्रोम हीटर एक उष्मीय यंत्र है। हीटर एक उष्मीय यंत्र है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और नाइक्रोम के प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान 0 होता है, जिससे तापमान बढ़ने से इसके प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
नाइक्रोम का प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान 0 होता है, जिससे तापमान बढ़ने से इसके प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि नाइक्रोम के तार का उपयोग हीटर में किया जाता है, या जर्मन सिल्वर का उपयोग हीटर में किया जाता है। कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि उस नाइक्रोम के तार का उपयोग ऊष्मीय यंत्र में क्यों किया जाता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग ऊष्मीय यंत्र में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान 0 होता है। नाइक्रोम के तार का ऊष्मीय प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का मान 0 होता है, इसीलिए इसका उपयोग ऊष्मीय यंत्रों में किया जाता है। यह हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा, प्रतिरोध घटेगा चालकता बढ़ेगा। धातु का अल्फा प्लस होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटता है। अर्धचालक का अल्फा ऋणात्मक होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ता है। और इन सबों के अल्फा का मान 0 होता है, जिससे तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है और एक विशेष टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। एक विशेष टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, और जैसे ही प्रतिरोध 0 हो जाएगा, उस तार में करंट को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे तार अतिचालक सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। वैसे तार जिनके प्रतिरोध का मान 0 होता है, पर परम चालक, अतिचालक या सुपर कंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ ऐसे भी तार होते हैं जिनके प्रतिरोध का मान विशेष टेम्परेचर के बाद 0 हो जाता है, और प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो उसमें धारा को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे चालक तार को सुपर कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सवाल आ सकता है कि सर कौन सा ऐसे मटेरियल है? तो बहादुर, ऐसे मटेरियल का आविष्कार चल रहा है। भारत में बेंगलोर में इसका सेंटर बनाया गया है। पूरी दुनिया में इस पर काम चल रहा है कि सुपर कंडक्टर का खोज किया जाए, सुपर कंडक्टर का आविष्कार किया जाए। तो खैर, हम आज के इस क्लास में इतना ही जानेंगे। आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप क्लास वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे। अगले क्लास में हम सरल परिपथ के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।